हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम उस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हमने भारत और चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया था। आज इस वीडियो में हम बचे हुए कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को चाइना से मुकाबला करने के लिए आखिर किन चीज़ों में और बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपको कंपैरिजन के साथ बेहद ही अच्छी जानकारी मिलेगी दोनों ही देशों में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए चलते हैं और करते हैं आज फिर से चाइना और भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स का एक्चुअल कंपैरिजन। नंबर 5, चाइनाज एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। इस वक्त चाइना काफ़ी तेज़ी से अपनी ट्रेन और रेलवेज को बेहतर बनाने में लगा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काफ़ी हद तक चाइना काम कर चुका है, जिस वजह से उनका ध्यान अब काफ़ी हद तक रेलवेज की तरफ शिफ्ट हो गया है। चाइना कुछ ही महीनों के अंदर अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को 3200 किलोमीटर तक बढ़ाने की सोच रहा है। इतना लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दुनिया में इस वक्त चल रहे किसी भी देश के हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से बहुत ज़्यादा है। साथ ही चाइना रेलवे कॉरपोरेशन करीबन 6800 किलोमीटर की नए रेलवे ट्रैक्स पर लगभग काम खत्म कर चुकी है, जिसमें 4100 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, जो कि पिछले साल में किए गए काम के मुकाबले करीबन 45% ज़्यादा है। और अगले साल के शुरुआत या फिर बीच तक चाइना का टारगेट अपने पूरे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को 30,000 किलोमीटर करने का है, जो कि चाइना के करीबन 80% मेजर सिटीज को आपस में जोड़ देगा। फिलहाल कुछ ही सालों में चाइना ने असल में रेलवेज में बहुत ही तेज गति से काम किया है। चाइना में हाई स्पीड रेल की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और सिर्फ 4 सालों के अंदर ही चाइना ने दुनिया में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। साल 2018 के अंत तक चाइना में करीबन 29,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे ट्रैक था, जो कि दुनिया के हाई स्पीड रेलवे का 2/3 हिस्सा बनता है। और अगर जितने चाइनीज रेलवे ने टारगेट रखे हैं वो बिना किसी देरी के अगर पूरे हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि चाइना बहुत जल्द रेलवेज के मामले में दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। नंबर 5, इंडियाज आदर्श स्टेशन स्कीम linking all the capitals of northeast and eastern and western dedicated freight corridor। खैर, हाई स्पीड रेलवे के मामले में तो हम चाइना से अभी काफ़ी पीछे हैं। भारत में हमारी पहली बुलेट ट्रेन का भी अभी आना बाकी है, जिसका फिलहाल में कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त अभी जो रेलवेज मौजूद हैं उनको बेहतर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए रेलवेज ने आदर्श स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है। इसमें करीबन 1253 स्टेशन पूरे देश भर से चुने गए हैं, जिन्हें काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपग्रेड और रिडेवलप किया जाएगा। यह स्कीम साल 2009-2010 से चल रही है और अभी भी स्टेशन को बेहतर बनाने का काम चालू है। इसमें कुल 1149 स्टेशन अब तक तैयार हो चुके हैं और बाकी के बचे सारे स्टेशन इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इस स्कीम के तहत स्टेशंस पर रिटायरिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ के साथ में सेपरेट वेटिंग रूम, सारी फैसिलिटीज़ से मेरा मतलब है कि इसमें इतनी फैसिलिटीज़ होंगी कि आप वहां नहा भी सकते हो। प्रॉपर पार्किंग, फूड कोर्ट्स, आउटलेट्स, फुट ओवर ब्रिजेस और भी कई तरीके की चीज़ें होंगी। इसके साथ ही रेलवे साथ में कोशिश करेगी कि स्टेशन के ऊपर सोलर पैनल्स भी लगा दिए जाएं, ताकि उनकी बिजली से स्टेशन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। साथ ही सरकार ने रेलवे को एक अलग फेज बनाने की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत के सारे नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट कर मेन रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसमें सिक्किम का नाम नहीं है क्योंकि वहां रैंगपो तक पहले ही एक अलग फेज का काम चालू है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एलोकेट होने वाला बजट भी मौजूदा सरकार के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जो बजट साल 2009 से 2014 के लिए करीबन 11,527 करोड़ रुपए था, वो सेम बजट 2014-2019 में बढ़कर 26,022 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
जिस वजह से हर साल का बजट भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बढ़कर 2122 करोड़ रुपयों से अब 5531 करोड़ रुपयों तक हो गया है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में रह रहे लोगों के लिए ये डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो इसकी मदद से सीधे सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही में चल रहे करीबन 3360 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर भी सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और भारत के नॉर्थ के काफ़ी सारे राज्यों को आने वाले समय में बेहद फायदा पहुंचाने वाले हैं। नंबर 4, चाइनाज बोहाई स्ट्रेट टनल। डैलियन यंटाई टनल के नाम से भी जाने जाने वाली यह टनल एक प्रपोज्ड अंडर सी टनल प्रोजेक्ट है। मतलब ये टनल समुद्र के नीचे से होती हुई जाएगी। ये लिएसडोंग पेनिनसुला के डैलियन को शानडोंग पेनिनसुला के यंटाई तक डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। ये टनल पूरा बनने के बाद करीबन 123 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 90 किलोमीटर का रास्ता समुद्र के नीचे से होगा, जो पूरा होने के बाद इसे दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के नीचे से जाने वाली टनल बना देगा। इस टनल को चाइना रेलवे इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑपरेट करेगा, जिस वजह से टनल को चाइना के हाई स्पीड रेलवे सिस्टम से भी लिंक किया जा सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीबन $32 बिलियन का खर्चा आ सकता है, जिसके पूरा होने में लगभग 10 साल के आसपास का समय लगेगा। और पूरा होने के बाद शायद ये टनल अपनी तरह की दुनिया में इकलौती टनल होगी। नंबर 4, इंडियाज बनिहाल काजीगंज रोड टनल। भारत में जम्मू कश्मीर में बनिहाल और काजीगंज के बीच इस वक्त एक रोड टनल पर काम चल रहा है। ये टनल करीबन 8.5 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो चीज इस टनल को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जो कि है लगभग 5872 फीट। जाहिर सी बात है ये ऊंचाई होनी ही है, क्योंकि आखिरकार इसका कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर में पहाड़ों के बीच चल रहा है। ये एक डबल ट्यूब टनल होगी, मतलब एक टनल ट्यूब से गाड़ियां एक तरफ जा सकेंगी और दूसरे टनल ट्यूब को गाड़ियां वापस आने के लिए इस्तेमाल में लेंगी। हर एक टनल ट्यूब में 2 लेन की रोड्स बनाई जाएंगी, जहां पर हर 500 मीटर में मेंटेनेंस और इमरजेंसी एग्जामिनेशन की सुविधा होगी, ताकि अगर टनल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो लोग जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकल सकें। पूरे टनल में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, जिससे साफ हवा टनल के अंदर आती रहेगी। साथ ही कुछ दूरी पर सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए जाएंगे। इस टनल के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2011 में ही शुरू हो गया था और ये लगभग पूरी हो चुकी है, और अगले साल के शुरुआत में ही शायद इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। नंबर 3, चाइनाज स्काई आई। द 500 मीटर अपर्चर टेलीस्कोप के नाम से आप जिस जाइगेंटिक टेलीस्कोप को जानते हो वो और कहीं नहीं, चाइना में ही है। स्पेस की फील्ड में अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो आपने इस टेलीस्कोप के बारे में ज़रूर सुना होगा। साउथ वेस्ट चाइना में पिंग टैंग नाम की जगह पर इस रेडियो टेलीस्कोप को लगाया गया है। 1600 फीट की डायमीटर के साथ ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फुल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। इसके बनने की शुरुआत साल 2011 में हुई थी और 2016 में ये बनकर तैयार हो गया। जी हाँ, ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि इस इंजीनियरिंग मार्वल को मैं अपनी लिस्ट में इंक्लूड ना करता। साल 2017 में इस टेलीस्कोप ने अपनी सबसे पहली डिस्कवरी की थी, जो कि थे स्पेस में 1600 लाइट ईयर्स और 4100 लाइट ईयर्स पर मौजूद 2 न्यूट्रॉन स्टार्स। और इसकी अभी की सबसे लेटेस्ट की डिस्कवरी 4 जुलाई 2020 की है, जब इसने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बाहर पहली बार हाइड्रोजन एटम्स को खोजा। इस टेलीस्कोप को बनाने की प्लानिंग साल 1994 से ही की जा रही थी, जिसे 2007 में जाकर अप्रूवल मिला। 65 लोगों के एक गांव को इसके लिए दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। पहाड़ों के बीच इसे बनाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये विश्वास से कहा जा सकता है कि पूरा होने के बाद ये भविष्य में दुनिया और चाइना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण डिस्कवरीज करने वाला है। नंबर 3, इंडियाज 30 मीटर टेलीस्कोप। ये 30 मीटर टेलीस्कोप असल में एक प्रपोज्ड एक्स्ट्रा लार्ज टेलीस्कोप है। एक्स्ट्रा लार्ज टेलीस्कोप उनको कहा जाता है जिनका प्राइमरी मिरर का अपर्चर 20 मीटर से 100 मीटर तक हो सकता है। इस टेलीस्कोप को बनाने की योजना असल में साल 1980 से चल रही है, जब साल 2000 के दशक में एस्ट्रोनॉट्स ने इस बात को कंफर्म किया कि एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना पॉसिबल है जिसके प्राइमरी
लाइट इकट्ठा करने वाले मिरर का डायमीटर 20 मीटर से भी बड़ा हो। यह प्रोजेक्ट असल में अकेले भारत का ही नहीं है, बल्कि भारत इसमें एक पार्टनर की तरह काम कर रहा है। शुरुआत में अमेरिका की ही कुछ एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज ने इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे 2008 में नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान ने भी ज्वाइन कर लिया। साल 2010 में हवाई की कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था और उसी साल भारत के 3 इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी इसे ज्वाइन किया था। साल 2014 में इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए भारत इसका फुल मेंबर बन गया। भारत इसमें करीबन $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे रहा है। साल 2019 में भारत की ही एक कंपनी लार्सन और टर्बो ने इसके सिस्टम सपोर्ट असेंबली को बनाकर तैयार कर दिया है, जिसे टेलीस्कोप का दिल भी कहा जाता है। साथ ही इसके 492 मिरर्स में से 80 मिरर्स भारत ही उस टेलीस्कोप के लिए सप्लाई करेगा और भारत का लद्दाख इस टेलीस्कोप को लगाने के लिए प्रपोज्ड लोकेशंस में भी है। लद्दाख के साथ साथ सदर्न अमेरिका के कुछ रीजन्स, हवाई या फिर कैनरी आइलैंड में भी इसको स्थापित किया जा सकता है। इस टेलीस्कोप के पूरा बनने के बाद ये भारत के लिए डीप स्पेस रिसर्च में एक पूरी नई दुनिया खोल सकता है और भारत को स्पेस रिसर्च की दौड़ में बेहद आगे लेकर जा सकता है। नंबर 2, हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज। करीबन 55 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज टनल सिस्टम अपने आप में बेहद अनोखा है। हांगकांग, मकाओ और जुहाई को आपस में कनेक्ट करने वाला ये ब्रिज पर्ल रिवर डेल्टा के ऊपर बनाया गया है। इसके बीच 3 केबल स्टाइल्ड ब्रिज, एक अंडर सी टनल और 4 आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया गया है। ये दुनिया का समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा ब्रिज है। इसमें गाड़ियों के आने जाने के लिए 6 लेन्स का निर्माण करवाया गया है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसे अगले 120 सालों तक कुछ भी नहीं हो सकता। इस पूरे ब्रिज को बनाने में लगभग $18.8 बिलियन का खर्चा आया था, जिसका काफी बड़ा पैसा बैंक से लोन के रूप में लिया गया था, जिसे बाद में हांगकांग, मकाओ और मेनलैंड चाइना की सरकारों ने आपस में बांटा। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम साल 2009 में शुरू हुआ था, जो कि साल 2018 में पूरा हो गया है। ये ब्रिज कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी में भी उनको थोड़ा सा फायदा जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि इससे 3 मेगा सिटीज को आपस में जोड़ा गया है, जिस वजह से इनके बीच का ट्रैवलिंग टाइम 4 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट का रह गया है, जो कि इन सिटीज को आपस में कनेक्ट कर चाइना की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देने का काम कर रहा है। नंबर 2, इंडियाज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सेवरीन नहावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक के भी नाम से आप इस हार्बर लिंक को जानते होंगे, जो कि मुंबई में बन रहा है। 21.8 किलोमीटर लंबा ये एक फ्रीवे ग्रेड रोड ब्रिज है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। बनने के बाद ये भारत का समुद्र के ऊपर का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा। इसको पूर्व में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पश्चिम में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से भी सीधा जाएगा। इस सी लिंक में 6 लेन्स के हाईवेज बनाए जाएंगे, जो कि लगभग 27 मीटर चौड़ा होगा, जिसके साथ इसमें 2 एक्स्ट्रा लेन्स भी बनाए जाएंगे किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वहां से बाहर निकलने के लिए। इसे भी इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि इसे 100 से भी ज्यादा सालों तक कुछ नहीं होगा। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2018 में शुरू हो चुका है, जो शायद 2023 तक पूरा हो जाएगा। इसे पूरा बनाने में $2 बिलियन का खर्चा आएगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेगी, उनका कहना है कि पूरा हो जाने के बाद लगभग 70,000 गाड़ियां हर दिन इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगी। और पूरा होने के बाद, क्योंकि ये ब्रिज मुंबई को उसकी सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई से जोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं शायद भारत की इकोनॉमी के लिए भी इससे हमें कुछ फायदे मिल सकता है। नंबर 1, चाइनाज सिल्क रूट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने शायद सिल्क रोड का नाम सुना होगा। प्राचीन काल में सिल्क रोड एक पूरा नेटवर्क था दूसरे देशों में ट्रेड करने के लिए। ये पूरे ईस्ट कंट्रीज को वेस्ट कंट्रीज से डायरेक्टली जोड़ता था। 2nd सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक इस रूट के बदौलत ट्रेड, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजन और न जाने किस किस चीज़ों की अदला बदली हुई है। लेकिन उस समय इस सिल्क रूट का इनिशिएटिव असल में चाइना ने लिया था। जी हाँ, चाइना ने इस सिल्क रूट को शुरू किया था और ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग के लिए रूट चाइना फिर से शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड। इस बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में
चाइना आने वाले कुछ समय में दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसे इस वक्त चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी शी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी का सबसे सेंटर पीस भी कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत साल 2013 में हुई थी और चाइना के मुताबिक इससे वो आने वाले समय में अपनी इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे देशों से भी अपने कनेक्शंस को बेहतर बनाने में काम करेंगे। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो चाइना का कहीं ना कहीं अपने पुराने सिल्क रोड को वापस से नई टेक्नोलॉजीज के साथ वापस जिंदा करने का मन है। चाइना के मुताबिक कुल 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा, जिसमें से ज़्यादातर यूरोप और एशिया के ही देश हैं, जिसे पूरा करने में करीबन 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। पूरा होने के बाद ये रूट लगभग आधी दुनिया को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और इसमें रोड, रेल, एयर, वाटर इतने तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि सबको बताना मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना सा भी जान के आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि चाइना अपने भविष्य को लेकर आज भी बहुत सीरियस है और चाइना लगभग वो हर काम कर रहा है जो उसे आने वाले समय में दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके। नंबर 1, इंडियाज़ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अगर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता होगा तो शायद वो सोच रहा होगा कि चाइना के इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के सामने कंपैरिजन करने के लिए मैंने तेलंगाना का एक इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों रखा है। असल में ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो तेलंगाना में गोदावरी नदी के पास में चल रहा है। इसको पहले नंबर पर रखने के असल में 2 कारण थे। पहला कि ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और दूसरा कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि वहाँ के किसानों को बिल्कुल सीधे सीधे इफेक्ट करेगा। किसी मेगा प्रोजेक्ट से बड़े इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन अगर दुनिया में इस वक्त चल रहा सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट सीधे किसानों को फ़ायदा पहुँचाएगा तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उसे नंबर 1 पर आना ही चाहिए। लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस वक्त इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, जिसे तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑपरेट करेगा। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जिसमें इसने सीधे 13 डिस्ट्रिक्ट को सीधे फायदा पहुंचाया है। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इसके तहत नए रिजर्वायर्स को भी बनाया जाएगा, साथ ही कई पुराने रिजर्वायर्स को भी रेनोवेट करके और बेहतर कर दिया गया है। इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत लगभग 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसे आप इतने से समझ लो कि 4,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी से पूरा कर्नाटक का राज्य 80 दिन तक पानी पी सकता है और वहां लक्ष्य रखा गया है करीबन 240,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी के उत्पादन का। तो ज़रा सोचिए कि वहां के लोकल लोगों को ये कितना ज़्यादा फायदा देगा। और मेरे ख्याल में ऐसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि भारत के बहुत से राज्यों में शुरू होने चाहिए, क्योंकि भारत के बहुत से राज्यों को ऐसे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। हम बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े मॉल्स, बुलेट ट्रेन या हाइपर लूप तो बना लेंगे, लेकिन ऐसी छोटी ज़रूरतें पूरा करना भी कहीं ना कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो अब आप मुझे बताइए कि चाइना और भारत के इन मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां जाकर इसका पार्ट 1 भी ज़रूर देख सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।